जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक मांग रही अपना हक विजय तिलक जवाब हर सवाल का विजय तिलक हिसाब 5 साल का विजय तिलक फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ जंग का ऐलान है जीत का पैगाम है विजय तिलक 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 विजय यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक सिर्फ एबीपी गंगा पर। तो यूपी चुनाव के अंतिम चरण का मतदान चल रहा है। 7 घंटे पूरे हो चुके हैं। इन सब के बीच हमारे साथ 2 सहयोगी लगातार बने हुए। डेटा सेंटर से स्नेहा हैं और ब्रेकिंग सेंटर से हमारे साथ अनु बनी हुई है। लगातार कवरेज जारी है। बिल्कुल अवधेश, और एक बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता देते हैं। यूपी चुनाव के अंतिम चरण में वोटिंग के 7 घंटे पूरे हो चुके हैं। 9 जिलों की 54 सीटों पर लगातार सुबह से ही वोटिंग हो रही है और अब 7 घंटे पूरे हो चुके हैं। दोपहर 1 बजे तक का ओवरऑल मतदान प्रतिशत क्या है यह भी अब सामने आ चुका है। यह कहता है 36%। 1 बजे तक 36% वोटिंग हुई है। इस चरण में 7 घंटे पूरे हो चुके हैं और दोपहर 1 बजे तक का ये आंकड़ा। चंदौली जिले में 1 बजे तक 38% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा इस जिले में वोटिंग हुई है अभी तक। और लगातार कवरेज जारी है। लेकिन शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, क्या स्थिति है जहां पर जिस बूथ पर आप खड़े हुए हैं, किस तरीके से मतदान चल रहा है? बिल्कुल, देखिए इस समय हम मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ में इस समय एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली साहब, वो इस समय मौजूद है यहाँ पर। वो भी बूथ बूथ जा रहे हैं, हालात जो है वहाँ के देख रहे हैं, यही मौजूद है। अगर बात करें, देखिए बसपा से 2 बार विधायक रहे, लेकिन इस बार वो एआईएमआईएम के टिकट पर चुनावी मैदान में है। अब देखना ये होगा कि क्या तस्वीर रहती है। बहरहाल बात करते हैं गुड्डू साहब, 2 बार से आप बसपा के टिकट पर विधायक, लेकिन इस बार दल बदल चुका है, आपका चेहरा वही है, क्या लगता है चेहरे पर? 100% चुनाव हम जीत चुके हैं। अभी आप मेरी बात पे वो मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अंदर चले जाइए जहां वोट पोलिंग बूथ हैं और जितने भी यहाँ सराउंडिंग में चल रहे हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ऑलरेडी चुनाव हम जीत चुके हैं। क्या बस मुझे लगती है कि आपको इतना भरोसा है कि जीत चुके? नहीं, मैं भी तो बूथ बूथ घूम रहा हूँ ना। जो वोट देने वाले लोग हैं उनका रुझाव ले रहा हूँ। बाहर मिल रहे हैं लोग, बता रहे हैं हर तरफ से लोग, जो मैसेज आ रहा है। और जीत का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैं खाली, जैसे लोग ये कहते थे कि एमआईएम खाली मुस्लिम बेस से कैसे, मुझे बड़े पैमानों पे हमारे हिंदू भाइयों ने भी वोट दिया और इसी समाज ने भी बड़े दिया, बहुत बड़े पैमाने पे दिया है। कोई ऐसा गांव नहीं है इसी समाज का जहां से मुझे वोट नहीं मिला है। आप बूथ खुलेगा, देख लीजिए। अच्छा, आप तो यहाँ पर बसपा से भी रहे, इस बार बसपा की क्या स्थिति है? देखिए, मैं अपने बारे में सिर्फ बात करना चाहता हूँ आज, और मैं और ज़्यादा कि इनकी क्या स्थिति रहेगी, उनकी क्या स्थिति, तो रिजल्ट आएगा बता देंगे। मैं चुनाव जीत रहा हूँ। अच्छा, बसपा वरना सही, लेकिन समाजवादी पार्टी, भाजपा किसी को चुनौती मानते हैं कि नहीं? आप किसी को चुनौती मानते हैं? तो चुनौती ही नहीं मानना, बहुत पीछे हैं लोग। 1-2 घंटे के बाद अभी आप दोबारा, आप लोगों के तो बहुत रिसोर्सेज हैं, आप पता कर लीजिएगा। एक्चुअली क्या है, लोगों को पहले ये एक भ्रम था कि जैसे चूँकि एमआईएम के बारे में कहते हैं वही हिंदू वोट नहीं करेगा, बसपा के बारे में कहते हैं कि ये कैडर का वोट है, टूटेगा नहीं, तो ये भ्रम भी लोगों का टूट जाएगा। कैडर का वोट भी टूट रहा है? टूट गया, इट इज़ ऑलरेडी डन। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि क्या वो वजह लगती है जिसकी वजह से लोग गुड्डू जमाली साहब को वोट कर रहे हैं? देखिए, कोई वजह नहीं है, हमारी ईमानदारी और निष्ठा। हमने इस काम को, इस पेशे को भी, अपनी जिम्मेदारियों को वैसे ही निभाया जैसे इबादत करते हैं, और बिना किसी धर्म जाति के निभाया है, बंटवारे के निभाया। कोई किसी धर्म का रहा हो, किसी जाति का रहा हो, किसी दल का रहा हो। हम एक बार विधायक हो गए, हमने कभी इसका बंटवारा नहीं किया। आज उसका मुझे फ़ायदा है। आज हर आदमी ये कहता है कि नहीं, जमाली भाई अच्छे आदमी हैं। मैं ही वो नेता हूँ। आप देखिएगा, गिनती खुलने दीजिए, कोई ऐसा बूथ नहीं जाएगा जहाँ से हमको कम या ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। यानी ये माना जाए कि पहले भी जो आपकी जीत रही वो बसपा की नहीं थी, वो गुड्डू जमाली साहब की जीत थी?
देखो, मैं उस दल में रहा हूँ, इसलिए उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, है ना। देखिए, एक वसूल होता है ज़िंदगी का, जिसके साथ रहते हैं हम। ठीक है, बहरहाल देखिए, एक बात और ईमानदारी से कहेंगे, बाहर नेता तो उसी दल में रह के बने हैं, है ना। पहली बार कोई नहीं जानता था, दल ने टिकट दिया और इज़्ज़त भी दिया दल ने, ऐसा नहीं है। बहन जी ने भी बहुत इज़्ज़त दिया, हमने भी उनको हमेशा बड़ी बहन की तरह से समझा, आज भी समझते हैं। ठीक है, कुछ बातों को लेके हमारे उनके बीच में अनरेस्ट हो गया। अब मैं एक दल में हूँ, उस दल का वफादार हूँ और हमेशा रहूँगा। अब मेरी आदत ये है कि मैं अब मैंने अगर छोड़ दिया, दूसरा दल में आ गया मैं, अब मेरा दल MIM है, मेरे नेता ओवैसी साहब। अब मैं चाहता हूँ कि मुझसे लोग उसकी बात करें। अब और ज़्यादा जो चीज़ पीछे छोड़ के चले आए, उसकी क्या बात करें। सॉफ्ट कॉर्नर अब भी बात नहीं, अब देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, वसूल। इसको सॉफ्ट कॉर्नर नहीं कहते, ये वसूल कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्या उनके मुद्दे हैं ये हमने सुन लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बात की ABP गंगा से। और इस बीच एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी खबर से रूबरू अपने दर्शकों को करा दे। वाराणसी जिले में 1 बजे तक 34% मतदान हो चुका है। वाराणसी की 8 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। 1 बजे तक का आंकड़ा 34% मतदान का आ चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी स्नेहलता का। चलिए अनु, आप जरा दर्शकों को डिटेल में बताएं कि 8 सीटों में कहां-कहां कितनी वोटिंग हुई है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा दें कि कहां कितनी वोटिंग हुई है। 8 विधानसभा सीटें हैं वाराणसी जिले में। ओवरऑल वोटिंग की जो परसेंटेज आ रहा है वो 34 यानी 34% है। अब देखिए आप, अजगरा में 34%, पिंडरा में 34%, शिवपुर में 35%, वहीं रोहनिया में आप देखेंगे तो रोहनिया में 34%, उत्तर वाराणसी उत्तरी में 35%, दक्षिणी की जब आप बात करते हैं तो यहाँ 32% मतदान हुआ है। वहीं अगर वाराणसी कैंट को आप देखें तो यहाँ 30% मतदान हुआ है। यहाँ सबसे कम मतदान है पूरे विधानसभा क्षेत्रों में आप देखें। इसके अलावा सेवापुरी की बात करिए आप तो यहाँ पर 35% मतदान हुआ है। तो ये है वोटिंग परसेंटेज 1 बजे के बाद। सारी डिटेल आपके सामने। ओवर टू यू। बिल्कुल, ये अलग अलग विधानसभाओं के क्या मतदान प्रतिशत है ये भी बता रहे हैं। वहीं वाराणसी शहर उत्तरी के बूथ पर महिला का हंगामा देखने को मिला। एक बड़ी खबर मिल रही है, शहर उत्तरी में महिला ने हंगामा किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर वाराणसी से। शहर उत्तरी में एक महिला ने बूथ कर्मी पर ये आरोप लगाया है, जहां जानकारी मिल रही है कि महिला लगातार हंगामा कर रही थी बूथ कर्मी पर। महिला का वोट डालने का आरोप है। बूथ कर्मी ने महिला का ये वोट कास्ट किया, इसे लेकर महिला ने हंगामा किया है। और देखिए, ये वो तस्वीर है जब महिला कर्मचारी पर आरोप लगाने के बाद वोट कास्ट नहीं करने को लेकर हंगामा कर रही थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को लेकर। यह बड़ा फैसला, जहां आधी सीटों पर सरकारी कॉलेज के बराबर ही फीस होगी। प्राइवेट कॉलेजेस में आधी सीटों पर सरकारी कॉलेजों के बराबर फीस होगी। बड़ा फैसला लिया है। पीएमओ ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। जहां सीट ना मिलने की वजह से छात्र विदेशों का रुख करते हैं, ऐसे में बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से। कुछ ही दिन पहले सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया था, जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। कहा, हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस ली जाएगी। PM@नरेंद्र मोदी, ये वो हैंडल है जिससे ट्वीट किया गया है। बड़ा फैसला केंद्र सरकार का, जहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए बड़ा फैसला। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, कितनी बड़ी राहत है छात्रों के लिए ये? देखिए, बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अगर बात करें जिस तरीके से यूक्रेन में इंसिडेंट हुआ और उसके बाद तमाम तरह वहां फंस गए। लगातार ये भारत के अंदर डिबेट होने लग गई थी, क्यों नहीं भारत में सस्ती मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिसके बाद यहाँ पे ही छात्र पढ़ सके, ना कि विदेश जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिनों कुछ उद्योगपतियों के साथ बातचीत की थी और उनसे अपील की थी कि इस तरीके का माहौल बनाया जाए। लेकिन आज केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसके बराबर ही फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आधी सीटों पर लगी है। जाहिर तौर से बात है, इससे तमाम तरह जो गरीब, मध्यम वर्गीय और इसके साथ साथ लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के छात्र हैं, उनको काफी ज्यादा राहत मिलेगी और प्रधानमंत्री के निर्णय काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लेकिन इसका रेशियो पहले कैसा था और क्या मजबूरी छात्रों को सामने आती थी अविनाश, और कितनी बड़ी राहत मिलेगी बच्चों को? कितना बड़ा परसेंटेज है जो सीटें ना मिलने की वजह से विदेशों का रुख करता है पढ़ाई के लिए?
जी देखिए, अगर बात करें तो पहले मैनेजमेंट कोटे में सीट हुआ करती थी जहां बहुत ज्यादा महंगी फीस हुआ करती थी। अगर एमबीबीएस की बात करें तो तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए तक लग जाता था छात्रों को कंप्लीट करने के लिए। यही वजह है कि तमाम तरह जो भारतीय छात्र हैं यूक्रेन, हांगकांग, चाइना, जापान करते थे, जहाँ पे फीस काफी सस्ती है, 25 से 30 लाख रुपए में उनका एमबीबीएस हो जाता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि तमाम तरह जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी जो आधी सीट यानी कि 50% सीट है वहां पे सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी, यानी कि अधिकतम 2 से 3 लाख रुपए ही फीस होगी। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय है और ये केंद्र सरकार ने जाहिर तौर से बात है कि यूक्रेन में जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है उसके बाद निर्णय करते हुए ये कदम उठाया है। जी अविनाश, यहाँ जो परिजन थे छात्रों के, उनकी मांग ये भी थी कि जो यूक्रेन से छात्र आ गए हैं उनके कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए भी कोई सहूलियत दी जाए, लेकिन देखना होगा कि सरकार उस पर भी क्या कोई फैसला लेती है नहीं। अविनाश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच चलिए एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। जौनपुर से खबर है जहां बदलापुर में बूथ संख्या 5354 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर जौनपुर से, जहां बदलापुर में बूथ संख्या 5354 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी। कबेली गांव में बने मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब हुई है। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन मतदान नहीं हो रहा है और मतदान ना होने की वजह से यहां जो पहुंचे हुए मतदाता हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। और चलिए अब रुक कर लेते हैं गाजीपुर जिले का, जहां 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत 34% हो चुका है। बड़ी खबर, 7 सीटों पर गाजीपुर में मतदान चल रहा है और 1 बजे तक का ये आंकड़ा 34% मतदान हुआ है। तो आइए इन 7 सीटों की डिटेल आपको बता देते हैं। अगर शुरुआत करें गाजीपुर जिला से तो 34% मतदान हुआ है। अगली विधानसभा जखनिया, तो यहाँ 36% मतदान अभी ये डिटेल आई है। सैदपुर में 32%, गाजीपुर में 32%, जंगीपुर में 33%, जहूराबाद 32% मतदान और मोहम्मदाबाद में 36% मतदान। और जमनिया की बात कर ले तो यहाँ 36% मतदान हो चुका है। ये है हर एक सीट की डिटेल ओवरऑल। और ओवर टू यू अनु। बिल्कुल, और जल्दी से रुक कर लेते हैं मऊ जिले का। 1 बजे तक यहां मतदान प्रतिशत है 37%। मऊ जिले में 1 बजे तक 37% वोटिंग हुई है। 4 सीटों पर यहां मतदान चल रहा है। 1 बजे तक का ये आंकड़ा वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक 37% पहुंचा है। 4 सीटें हैं जिन पर मतदान जारी है और इन सीटों का मतदान प्रतिशत क्या है अलग अलग रुक करेंगे स्नेहलता का। तो मऊ जिले की बात कर रहे हैं अनु, तो 37% मतदान ओवरऑल हुआ है। अब विधानसभा सीटों की बात कर लें तो मधुबन में 38% मतदान हुआ है। वही घोसी को देखें तो 38%, यहाँ पर भी। मोहम्मदाबाद की बात कर लें तो 38%। मऊ में बस अगर कंपेयर किया जाए थोड़ी कम वोटिंग हुई है, वो है 36%। आगे बढ़ेंगे, ओवर टू यू। बिल्कुल स्नेहलता, और चलिए जल्दी से रुक कर लेते हैं अब आगे के जिलों का। और जौनपुर है अगला जिला, यहाँ 1 बजे तक 36% मतदान हुआ है। जौनपुर की 9 सीटें हैं। 1 बजे तक यहाँ 36% वोटिंग हुई है और इन 9 की 9 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। लेकिन अलग अलग विधानसभाओं में क्या कहता है मतदान प्रतिशत, ये भी जानेंगे। लेकिन 1 बजे तक के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। 36% मतदान, 37% मऊ जिले में मतदान हुआ। तो देखिए लगातार मतदान चल रहा है और रुक करते हैं विवेक का ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं। विवेक, अगर हम बात करें मऊ की तो किस तरीके से मतदान आगे बढ़ रहा है और कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में? बिल्कुल अवधेश, देखिए मऊ रिकॉर्ड तोड़ रहा है मतदान के मामले में। वोटिंग परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सुबह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ अब्बास अंसारी हैं जो मऊ की सबसे हॉट सीट है यानी मऊ सदर, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे भी हैं। बाहुबली, शुक्रिया भैया। बाहुबली कहना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लाखों करोड़ों बाहों का बल अगर साथ जुड़ा हो तो अच्छा लगता है। महसूस होता है कि आवाम अपना मानती है, आवाम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमको चुनती है। अच्छा लगता है। अब्बास, ये बताइए कि आपका उत्साह देखने को मिल रहा है, गजब, कुछ खास? देखिए, मैंने तो आपसे शुरू से कहा है कि जितना वोट यहाँ हम लोग बीजेपी पाएगी उससे ज़्यादा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। वही बात अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, इतिहास बनने जा रहा है। क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरीके का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है उससे जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ये चुनाव नफरत और मोहब्बत के बीच का चुनाव है और देखिएगा मोहब्बत जीतेगी। हिसाब किताब होगा, बेशक होगा।
भाई देखिए, स्क्रूटनी तो हर जगह होनी चाहिए। स्क्रूटनी तो मैं भी, इलेक्शन जब होगा तो मेरे सारे एजेंट आएंगे तो मेरी स्क्रूटनी होगी, और फिर मैं जब यहाँ से जाऊँगा अखिलेश भैया के पास तो वो मेरी स्क्रूटनी करेंगे। और ऐसे ही अभी आप ऑफिस जाइएगा तो भी आपकी भी हिसाब किताब होगा कि तुम कहाँ कहाँ गए, कितने बूथों पर गए। वैसे ही जब कानून का राज स्थापित होगा तो जो कानून की किताब में कानून के पद पर बैठे हुए जिम्मेदारों ने उस कानून की किताब को ताक पे रखा है, उस किताब को फिर से लागू कराया जाएगा, और लागू कराकर सबकी जांच कराई जाएगी, और जो जो उसमें गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराकर एक नज़ीर पेश किया जाएगा कि आइंदा ये ना हो। ये कैसी सरकार, आपका सरकार आई आप घर गिरा दीजिए, मेरी सरकार आई मैं भी घर गिरा दूँ, कैमरामैन साहब की सरकार आई ये भी घर गिरा दें, तो घर बचेंगे कहाँ? सरकारें घर बनाने के लिए आती हैं, घर में लोगों को खुश रखने के लिए आती हैं, घर में लोगों को डराने के लिए थोड़ी, घर में तालाबंदी करने के लिए थोड़ी आती हैं। इसलिए कानून का राज स्थापित होना बहुत ज़रूरी है, और हिसाब किताब जब तक नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा गलती कहाँ थी। पुल और बुलडोजर की लड़ाई है ये। देखिए, बुलडोजर ने तो अपना रंग बदल दिया है। कौन सा रंग? पीला। पीला रंग यही वाला है ना? आप देखिए, उस दिन यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए थे तो बुलडोजर किस रंग का खड़ा था? पीले रंग का। उसमें कई ड्राइवर मेरे ही जानने वाले। क्या आप कह रहे हैं कि अब ये बुलडोजर आप चलाएंगे? मैंने कहा ना, हम तोड़ने वाले नहीं, हम बनाने वाले नहीं से। हम सिर्फ और सिर्फ कानून का राज स्थापित करेंगे। हाँ, जिन लोगों ने इस कोरोना काल में मेडिकल माफिया के तौर पर यहाँ काम किया है और गरीब मजलूमों की जान का सौदा किया है, मरे हुए लोगों को भी वेंटिलेटर पर रख के उनसे पैसा वसूला है, अगर उनके यहाँ कहीं गलती पाई जाएगी तो उनके खिलाफ जांच होगी। ऐसे जितने भी तबके हैं यहाँ पर, जिन हमारे बंधे पर चले जाइए, जिनके घर गिराए गए, सबके कागज मौजूद थे। कुछ एरिया को छोड़ दीजिए तो बाकी 90% वहाँ जो थी वो सब कुछ लीगल था, उसको भी गिराया गया सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते। हमारे यहाँ बुनकरों की क्या गलती थी? फ्लैट रेट के बिजली सिस्टम खत्म करके उनके पेट पे वार किया। तो ये सारी चीज़ों को सही किया जाएगा और इसमें स्क्रूटनी होगी, इसमें जो जो इन्वॉल्व रहा है उस सब के खिलाफ कार्रवाई। क्या कोई लिस्ट बनाई है ऐसे अफसरों? बहुत मोटी लिस्ट है। कितने लोग हम? इतनी मोटी पूरे प्रदेश में भी नहीं है। किस किस लेवल के हैं? इतनी मोटी है। लेवल के, टॉप टू बॉटम। देखिए, कभी भी कोई भी काम जो होता है वो पिरामिड के स्टाइल में होता है। तो जब गलती ऊपर वाला शुरू करता है तो नीचे वाले तक सब करते हैं, इसलिए पूरे पिरामिड को ठीक करना पड़ेगा, उसको पूरा वापस से नया बनाना पड़ेगा। 7वें चरण में अब्बास आप क्या देख रहे हैं? 7वें चरण में शायद 1-2 सीट बीजेपी को मिल जाए, शायद। वो 54 में से? हाँ, वो भी बनारस में मेरे ख्याल से, क्योंकि मोदी जी अब गली कूचे में बिल्कुल उतर गए हैं। मतलब अब बचे ही क्या, अब बस वो घुटने के बल होकर मांग ही सकते हैं वोट। एक ये है। तो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को भी थोड़ा तो जनता बचाएगी ही, और बोलने में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं ही हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो जनता कहीं ना कहीं, कल तो मैंने देखा कि प्रचार खत्म होने के बाद भी रेलवे स्टेशन पर प्रचार कर रहे थे और मीडिया के भाई उनका चला भी रहे थे। तो कमाल है। मैं यही देख रहा हूँ कि हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ही लोकतंत्र को तोड़ रहा है, और संविधान का चौथा स्तंभ किए जाने वाले लोग उसको तोड़ने में मदद कर रहे हैं। वाह। तो देखिए, अब्बास अंसारी को सुन रहे हैं, लगातार उनसे विवेक हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक मोटी लिस्ट बनकर तैयार हो गई है और सरकार में आएंगे तो उन हर लोगों से हिसाब करेंगे जिन लोगों ने लोगों को राहत नहीं पहुंचाई, समाज को और बिल्डिंगों को तोड़ने का काम किया है। अब्बास ये भी कह रहे हैं कि जो आखिरी चरण का चुनाव है इसमें 1-2 सीटें हो सकता है कि वाराणसी में भाजपा को मिल जाए, इसके अलावा भाजपा का खाता नहीं खुलने जा रहा है। और जौनपुर का रुख कर लेते हैं, रतीश हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, जौनपुर में क्या स्थिति है? मतदान किस तरीके से चल रहा है? क्या लोग कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर जौनपुर की बात की जाए तो मछली शहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में हम मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा दें। दिन चढ़ रहा है, मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल जिस पोलिंग सेंटर में हम मौजूद हैं वहां पर बहुत कम मतदाता देखने को मिल रहे हैं। लेकिन महिलाएं बड़ी संख्या में निकल करके कुछ देर पहले यहाँ पर आई थी और अभी भी महिलाएं ही निकल के आ रही। पुरुषों की लाइन में इक्का दुक्का लोग हैं
लेकिन जो लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं वो भी यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और आज इसी बात को लेकर मतदान खत्म होने के बाद शाम 6 बजे एबीपी गंगा सबसे बड़ा एग्जिट पोल लेकर के सामने आएगा कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार इन 7 चरणों में हुए मतदान के बाद क्या होने जा रहा है। तमाम लोग जो कुछ लोग यहाँ पर हैं उनमें से किसी से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वोट डाल दिया आपने? अच्छा, 1 मिनट रुकिए, बात कर लीजिए। क्या मुद्दों पर बात करिए आप? मतदान जो आपने किया, वोट जो आपने डाला, क्या सोच करके डाला कि नई सरकार आएगी तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी, या क्या होना चाहिए? यही सब सबको सुविधा देना चाहिए। क्या सुविधा आपको मिलनी चाहिए? महंगाई कम हो, रोजी रोटी अच्छे से चले, कमाई धमाई अच्छे हो, बच्चे लोग को नौकरी भी अच्छे लगे, पढ़ाई लिखाई बच्चे अच्छे से करें, ये हम लोग चाहते हैं। नौकरी वगैरह आप मानती हैं कि नहीं मिल पा रही? बच्चों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तमाम चीजों की बात हो रही है। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ जी ने क्या कुछ कहा चुनाव के मौके पर, सुनवाते हैं। वैक्सीन के साथ खड़ी रही है तो ऐसी सरकार के साथ जनता है, और वो भविष्य के अच्छे उत्तर प्रदेश के लिए ऐसी ही पार्टी के साथ, सरकार के साथ, मतलब भाजपा और योगी सरकार के साथ। कोई टक्कर में है कोई पार्टी आपको लग रहा है? सामने के जो लोग हैं सपा और बसपा, दूसरे नंबर पर किसका क्या पोजीशन रहेगा ये आपस की टक्कर कर रहे हैं। भाजपा क्लीन स्वीप 300 पार के बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी के नाम पे इस बार चीफ मिनिस्टर को वापस भेज देंगे मठ पे। वो तो बहुत दिन से मठ में भेज रहे हैं, लेकिन हम लोगों का प्रभाव है कि वो भी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। इस नाते वे उनका दिन में सपने देख रहे हैं, कुछ 10 मार्च तक देख रहे हैं। मोदी जी आए लास्ट इस समय इलेक्शन से पहले, तो उनकी रोड शो हुआ, फिर उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग को भी संबोधित किया। कितना असर पड़ेगा इसका? अब काशी और उत्तर प्रदेश इस समय मोदीमय है। मोदी का असर उत्तर प्रदेश के काशी, पूरे प्रदेश और देश में पड़ता है। इतना असर पड़ा है कि मैं ये बता सकता हूं कि बनारस की 8 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, और चंदौली जहां से मैं सांसद हूं, वहां पिछली बार हम लोग चंदौली जिले में 3 सीट जीते थे, चौथी रुक गई थी सकलडीहा, वह भी इस बार जीतने जा रहे हैं। इसी से आप इसका पैमाना नाप सकते हैं कि कितना असर पड़ा है। 7% असर। जब ट्रिपल तलाक कानून बनने के बाद कहीं देखा गया तो माइनॉरिटी महिलाएं काफ़ी सपोर्ट में आ गई थी बीजेपी की, लेकिन जो हिजाब कंट्रोवर्सी अभी रिसेंटली हुआ है, इसका कहीं असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। हिजाब कंट्रोवर्सी तो क्रिएट की गई है, और हिजाब कंट्रोवर्सी की हवा निकल गई। वहाँ के हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही निकल गई कि हर स्कूल को अपना ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है, और जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो ड्रेस कोड के बारे में कमिटमेंट देता है। ये कोई विषय नहीं है। और बाद में वो तो आखिरी चरण के मतदान की हर तस्वीर आप सबसे पहले देख रहे हैं एबीपी गंगा पर, लेकिन आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे जरूर देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल विजय तिलक एबीपी गंगा पर, जिसमें आप ये जान पाएंगे, अंदाजा लग पाएगा कि आखिर किसके सिर पर सियासी ताज सजने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। तो जरूर देखिए शाम 6 बजे एग्जिट